नमस्कार दोस्तों, पारमेता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स पेडागोजी की सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब जब एक बच्चा गिनती के कौशल को सीख रहा होता है, गिनती के कौशल को विकसित कर रहा होता है, तो उसमें किस पूर्व संख्या अवधारणा को सीखना आवश्यक नहीं है। तो इसके कुछ विकल्प हैं, देख लेते हैं। पहला, समूह बनाना, तो यह आवश्यक है। दूसरा है एक संगतता। तीसरा है क्रमबद्धता, यानी कि एक क्रम में होना चाहिए जो जो सीख रहा है। और चौथा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, रैंडमली कोई भी संख्या उसको पढ़ने के लिए दी जाए। जैसे पूछ दिया जाए कि यह क्या लिखा है, उसने बताया यह 36 है, यह क्या लिखा है, यह 43। तो इससे क्या होती है, उसे संख्या की पहचान होती है, और संख्या को पहचानना भी गिनती के कौशल में आता है। तीसरा जो विकल्प है, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से एक क्रम में गिनती को पढ़ना, यह भी जो है गिनती का कौशल है। फिर समूह बनाना। अब समूह कैसे बनाते हैं, जैसे उसे दे दिया गया एक 3 संख्याएं दे दी गई, जिसमें पहली संख्या है 3, फिर एक खाली स्थान दे दिया गया, फिर उसके बाद एक संख्या दे दी गई 5, तो बीच में उसे भरना है। तो बीच में क्या आएगा, 3 और 5 के बीच में आएगा 4। तो इस तरह से क्या होगा एक समूह बनेगा 3, 4 और 5 का। तो यह भी गिनती का एक कौशल है। तो इस तरह से हमने देखा कि विकल्प नंबर 1, 3 और 4 यह जो है पूर्व संख्या, ये ऐसी पूर्व संख्या अवधारणा है जो गिनती के कौशल में शामिल है और इसे सिखाई जानी चाहिए। लेकिन प्रश्न पूछता है कि क्या सिखाया नहीं जाना चाहिए या क्या आवश्यक नहीं है। तो जो बचा हुआ है ऑप्शन कौन सा है, दूसरा, एक संगतता। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्रश्न यह कह रहा है कि यदि एक बच्चे से पूछा गया कि भाई बताओ क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो बच्चे ने कह दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि उससे पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने उसका फार्मूला बताया। वह फार्मूला भी किसका बताया, यह क्लियर नहीं बताया कि भाई वो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है या वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। उसने सिर्फ इतना कह दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब विकल्प देखिए, विकल्प में क्या है। पहला विकल्प है कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। यानी कि बच्चा जो है क्षेत्रफल और परिमाप, तो यहाँ परिमाप प्रश्न में तो कहीं परिमाप आया नहीं, तो यह विकल्प होगा नहीं। दूसरा, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि उसे कोई जानकारी नहीं होती तो वह उसका फार्मूला नहीं बताता, तो यह भी विकल्प नहीं होगा। तीसरा, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। तो यानी बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई किसका फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो बच्चे ने हर बंद आकृति को क्या समझ लिया, आयत ही समझ लिया, और उसने बता दिया कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी कि इसका जो तीसरे नंबर का विकल्प है वह सही है। चौथा देख लेते हैं। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यदि हम किसी और चीज, यदि हम मान लें सर्कल का क्षेत्रफल पूछ लें, तो वहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन भी गलत है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित के सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि कोई बच्चा गणित सीख रहा है, तो उस सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। पहला ऑप्शन है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। दूसरा, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। तीसरा, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। चौथा, हर कोई गणित सीख सकता है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, तो यह ऐसा नहीं है। दूसरा, कि यह कठिन विषय है, हमें बच्चों के सामने गणित को कठिन विषय के रूप में प्रस्तुत नहीं करना है। यदि बच्चे को गणित कठिन लग रही है तो इसमें शिक्षक की ही कमी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, तो ये जेंडर बायस की ओर इशारा कर रहा है कि हमने कह दिया कि लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती हैं, जो कि बिना तथ्य की बात हो रही है, तो यह भी आंसर सही नहीं है। तो और आखिरी देख लेते हैं, हर कोई गणित सीख सकता है, तो यह आंसर सही है कि गणित जो है किसी के द्वारा भी सीखी जा सकती है। अब बात करते हैं
पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? देखिए, प्रश्न यह पूछना चाहता है कि बच्चे को जो है कुछ शीट दे दिए गए पेपर के, उसमें उन्होंने, शिक्षक का मकसद क्या था कि इस बच्चे को जो है पाइथागोरस प्रमेय सिखाया जाए। वो जो शीट दी गई है उसमें कुछ त्रिभुज बने हुए हैं। अब बच्चों से यह कहा जा रहा है कि भाई इन जो त्रिभुज बने हैं तो इन त्रिभुज की भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, ये खोज करके बताओ। तो अभी आप, शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? क्या वह प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है, या आगमन विधि के अंतर्गत आता है, या निगमन विधि के अंतर्गत आता है, या प्रयोग व्याख्यान विधि के अंतर्गत? तो एक एक करके समझते हैं। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में कोई प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ बच्चा कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। दूसरा आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है कि कई सारी चीजें दी जाती हैं, बच्चा उसमें तुलना करता है और तुलना करने के बाद कोई निष्कर्ष निकालता है या कोई परिणाम निकालता है, तो इसे ही हम आगमन विधि कहते हैं। तो इसमें भी यही स्थिति है। बच्चे को जो है शीट्स में त्रिभुज बनाकर दे दिए गए हैं, अब वो उनका कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन करने के बाद उनके बीच में संबंध निकालेगा और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो यहाँ जो है शिक्षक ने क्या प्रयोग किया है? आगमन विधि का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र मतलब कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में कौन सी चीज सत्य नहीं है? पहला, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो नए शिक्षण को, जो नया ज्ञान है उसे पुराने ज्ञान से जोड़ता है। तो यह इसका ऑप्शन सही है। लेकिन यस स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि क्या सत्य नहीं है, तो यह स्टेटमेंट सत्य है, इसलिए यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये किसी के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो बच्चे में जो गणित का अधिगम हो रहा है, यानी जो मैथ लर्निंग हो रही है, तो उसके असेसमेंट करने के लिए कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं होगी? मतलब कौन सी योजना जो है असेसमेंट के लिए उपयोगी साबित नहीं होगी? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। मतलब कार्य तभी कराए जाए गणित के जब उसको समूह बना दिया जाएगा। बच्चों को समूह बना दो, फिर उन्हें कोई कार्य दे दो। या फिर ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। मतलब बच्चे को यह फर्क मालूम हो कि रटना क्या होता है और कॉन्सेप्ट को समझना क्या होता है। तीसरा, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। मतलब हम विद्यार्थियों की जो गलतियां हो रही हैं उन्हें समझें और फिर उसे जो है फैक्ट के रूप में बताएं कि यहाँ पर तुम्हारी गलती है। चौथा, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जा रही है। तो जो 2, 3 और 4 ये सारे पॉजिटिव साइंस है, असेसमेंट के पॉजिटिव साइंस है कि बच्चे को जो है हमको ये फर्क करना आना चाहिए कि जो है उसको सीखना क्या होता है और कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। फिर उसे जो है फैक्ट निकालने आने चाहिए, उनकी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। फिर तीसरा, उसे डाइवर्जेंट आंसर्स निकालने आना चाहिए। बहुत सारे आंसर एक प्रश्न से निकालने आने चाहिए, एक से अधिक तरह के उत्तर निकालना आना चाहिए। तो ये जो असेसमेंट की तीनों चीज़ें होती है, और होती क्या नहीं है वो है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? मतलब जो मैथमेटिकल टीचिंग है उसको हमें इफेक्टिव बनाना है, तो इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसमें नहीं होनी चाहिए पूछना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो पहला, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। मतलब जो हमारे डेली के एक्सपीरियंस है, तो जो हमारी टीचिंग है उसका उससे रिलेशन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है।
यानी यह स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है जो सत्य ना हो, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, मतलब जो एक ही कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए तरह तरह के जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज निकाली जाएं, तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। हमें ढूंढना क्या है, जो स्टेटमेंट फॉल्स हो। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, तो ये ऑप्शन क्या कहता है कि कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जा रहा है तो उसके लिए टाइम निर्धारित कर दो कि हम 15 मिनट में ही सिखाना है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हों जिनमें समय ज़्यादा लगे, लेकिन हमें बच्चों को वो कॉन्सेप्ट पूरा सिखाना होता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए समय की पाबंदी नहीं कर सकते। तो 32 का जो ऑप्शन होगा, 32 नंबर प्रश्न का, वो यह होगा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, यह विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? समावेशित विद्यालय वो क्या, कौन सा विद्यालय होता है जहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ें, जहाँ सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, दिव्यांग बच्चे, विकलांग बच्चे, सब तरह के जो बच्चे होते हैं, तो उन सभी का समावेशन करके जो विद्यालय बनता है उसे ही हम समावेशित विद्यालय कहते हैं। तो समावेशित विद्यालय में जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जिनकी दृष्टि से रिलेटेड अक्षमता होती है, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? इसके ऑप्शन से उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, या उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाया जाए, या शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग किया जाए, या उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजा जाए। तो देखिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें अलग अलग तरह की होती हैं। आप अतिरिक्त समय देकर आप ये नहीं जता सकते बच्चों को कि भाई तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है तो हम तुम्हें अतिरिक्त समय, जरूरी थोड़ी कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हों वो मेंटली रिटार्डेड हों तो उन्हें अतिरिक्त समय देने जैसी कोई बात नहीं होती। और उन्हें ऐसा भी नहीं है कि वो उनकी बुद्धि लब्धि कमज़ोर हो तो हमें उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाएं, यह भी सही नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है? चूँकि बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें हमें वैकल्पिक प्रणाली और वैकल्पिक साधन देने की ज़रूरत है। जैसे जो बच्चे हैं उन्हें ब्रेल लिपि की पुस्तकें दी जानी चाहिए, और भी बहुत तरह के एड्स उन्हें प्रोवाइड कराने चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 5 का गुणन इस प्रकार किया। 16 × 25 का गुणन जो है बच्चे ने कुछ इस तरह किया। पहले उसने किया 8 × 2 × 5 × 5, फिर उसने 8 × 5 × 2 × 5 किया, जिससे उसका आंसर आया 40 × 10 यानी 400। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने में छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुणन के नियम होते हैं 4 तरह के, और वो चारों तरह के नियम नीचे विकल्प में लिखे गए हैं। कौन कौन से नियम है? प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, वितरण सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत। इसे हम डिटेल से समझेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि बच्चे ने गुणन का जो गुणन से जो हल निकाला है वह उसने निकाला है साहचर्य सिद्धांत से। तो आइए अब समझते हैं कि ये जो जितने भी गुणन के सिद्धांत होते हैं वह किस तरह से काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, विकल्प में दिए गए सभी गुणन के नियमों को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रतिलोम गुणन सिद्धांत यानी इनवर्स मल्टीप्लिकेशन लॉ की। तो जैसा कि इसके नाम में ही है इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, तो यह परिमेय संख्याओं के गुणन करने में काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है x/y, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा y/x। तो जब इसका गुणन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह होगा 1। वो कैसे? यहाँ x और x कट जाएंगे, यहाँ y और y कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये हमारा प्रतिलोम गुणन सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं वितरण सिद्धांत की। वितरण माने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है जिसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि x और अंदर ये ब्रैकेट के अंदर है y + z। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो इसे डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन होगा पहले y के साथ, तो ये होगा x × y, फिर चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और x का मल्टीप्लिकेशन फिर होगा z के साथ, तो x
इंटू जेड। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने दो समझ लिए। उसके बाद आता है साहचर्य सिद्धांत। साहचर्य मतलब एसोसिएटिव, एसोसिएट मतलब एक दूसरे से जो जुड़े हुए या उनको एसोसिएट करके चल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसके फैक्टर्स हैं एक्स, वाई और जेड, सॉरी एक्स वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये तीन जो है फैक्टर्स हैं किसी भी गुणन किसी भी संख्या के। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो x को पहले y से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में z से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर x को छोड़ दो और पहले y का मल्टीप्लाई कर लेते हैं z के साथ, जो आएगा फिर उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन में जो आंसर होगा वो बराबर होगा। चाहे पहले हम x को y से मल्टीप्लाई करें फिर z से करें, या फिर y का z के साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में जो आंसर आए उसको x से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा बराबर निकलेगा दोनों ही स्थितियों में। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद बात करते हैं पुनरावृत्ति योग की, यानी रिपीटेड एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए कि 7 को यदि हम 3 बार जोड़ें तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 21। तो ये रिपीटेड एडिशन हो गया। अब यदि इसी को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो हमने 7 को जोड़ा है 3 बार, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। इसे ही हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसे हम इस तरह से भी समझे, जैसे 9 को हमने 4 टाइम्स जोड़ा तो हमारा आंसर आएगा 36। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो इसे हम गुणनखंड का कौन सा नियम, गुणन का कौन सा नियम कहेंगे? इसे हम गुणन का पुनरावृत्ति योग नियम कहेंगे, यानी रिपीटेड एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? पहला आकलन करना, दूसरा पक्षांतरण, तीसरा मानस दर्शन और चौथा कंठस्थ करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम गणितीय कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें हम चीज़ों को रटते नहीं हैं, मेमोराइज नहीं करते, इसलिए इसका ऑप्शन होगा चौथा, कंठस्थ करना। अगला और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है मापन, वर्ग समावेश, वर्गीकरण और संरक्षण। तो जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, प्राइमरी कक्षाएं होती हैं, उनमें जो नंबर कॉन्सेप्ट जो बच्चों को सिखाए जाते हैं, तो उनमें क्या नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उससे क्या संबंधित नहीं है? तो पहला है मापन, मापन मतलब मेजरमेंट, दूसरा है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, फिर होता है वर्ग समावेश और चौथा है संरक्षण। तो जो प्राइमरी कक्षाएं होती हैं उनमें संख्या संकल्पना में हम लोग क्या क्या सीखते हैं? वर्गीकरण सिखाते हैं बच्चों को, उनको संरक्षण यानी कंजर्वेशन सिखाते हैं और वर्ग समावेश सिखाते हैं। सिखाते क्या नहीं है? मापन नहीं सिखाते, यानी मेजरमेंट को जो है हम नहीं सिखाते, जो कि हम हायर क्लासेस में सिखाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्राइमरी कक्षा के बच्चों को ज्योमेट्री वगैरह सिखाया जाए, ज्योमेट्री का जो मेजरमेंट वगैरह होता है वो सिखाया जाए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वह सही होगा। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।